नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कहानी श्रापित रंग महल का पार्ट 3। तो दोस्तों, श्रापित रंग महल का पार्ट 3 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की, बिना देरी के। चलिए दोस्तों, आज आगे की कहानी शुरू करते हैं। शंभू बाहर से आकर बोला, चित्रकार बाबू, मैंने तो बाहर कुछ भी नहीं देखा और ना ही मुझे वहाँ कोई बदबू आई। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे तो वो बदबू आ रही थी। श्रेयांश बोला, चित्रकार बाबू, ऐसा लगता है कि आपको कोई धोखा हुआ है। शंभू काका बोले, नहीं काका, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। ये मेरा कोई वहम नहीं है, ऐसा सच में हुआ था। श्रेयांश बोला, लेकिन आप अब सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। कोई दिक्कत हो तो मैं तो यहीं आपके ही पास सोया हूँ, शंभू काका बोले। और फिर दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए और रात भर ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे श्रेयांश को कोई परेशानी हुई हो। सुबह हुई जब शंभू ने मुखिया जी को सारी बात बताई तो उनके होश उड़ गए। तब उन्हें श्रेयांश से कहा, हो ना हो ये वही शाखा भरी की आत्मा है जो सालों से उस पुराने श्रापित रंग महल में वास कर रही है। कौन शाखा भरी? इसकी आत्मा क्यों वहाँ वास कर रही है? श्रेयांश ने पूछा। बहुत लंबी कहानी है, मुखिया जी बोले। फिर सुनाइए ना, श्रेयांश बोला। तो पहले आप स्नान ध्यान करके नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद मैं शाकंभरी की सारी कहानी आपको सुनाऊंगा, मुखिया जी बोले। कुछ ही देर में श्रेयांश के साथ साथ मुखिया जी और शंभू काका भी स्नान ध्यान करके नाश्ता कर चुके। तो श्रेयांश बोला, मुखिया जी आप मुझे शाकंभरी की कहानी सुनाइए। तब मुखिया जी ने शाकंभरी की कहानी कहनी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उस रंग महल में एक राजा रहता था जिसका नाम मोर मुकुट सिंह था। राजा बहुत निर्दयी और विलासी प्रवृत्ति का था। उसने अपने भोग विलास के लिए एक अलग कक्ष बनवा रखा था। राज्य की कोई भी कन्या एवं युवती उसकी कुदृष्टि से नहीं बच पाती थी। जो भी कन्या या युवती राजा के मोर मुकुट को भी भा जाती तो वो उसे साम दंड भेद के जरिए अपने रंग महल में बुलवा लेता। अगर कोई भी कन्या राजा की इच्छा के विरुद्ध रंग महल आने के लिए मना कर देती तो राजा उसका अपहरण कर लेता और विवश होकर उसे राजा के सामने घुटने टेकने ही पड़ते। राजा की 3 रानियां थीं जिनका नाम इंदुमती, बिंदुमती एवं सिंधुमती था। ये नाम राजा ने ही उनको दिए थे। इन रानियों से राजा को 5 पुत्र और 1 पुत्री हुई। राजा के पुत्र भी राजा की भांति भोग विलास थे और मदिरा में डूबे रहते थे, परंतु राजकुमारी अत्यधिक दयालु प्रवृत्ति की थी और उसे सादा जीवन ही व्यतीत करना भाता था। परंतु राजा मोर मुकुट सिंह को ये बात कतई पसंद नहीं थी कि उनकी बेटी सादा जीवन जिए। वो उसका विवाह एक ऊंचे राजघराने में करना चाहते थे, परंतु राजकुमारी जलकुंभी एक साधारण व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी। इसी तरह एक दिन जलकुंभी अपने सखियों के संग वन विहार को गई और वन में तितलियों के पीछे पीछे भागते हुए दूर निकल गई। फिर अपनी सखियों से विगल हो गई। कुछ समय पश्चात जलकुंभी को ध्यान आया कि उसकी सखियां कहाँ हैं। उसने मार्ग खोजने का अत्यधिक प्रयास किया, किंतु उसे मार्ग से निकलने का मार्ग नहीं मिला। इसलिए वो एक वृक्ष के तले बैठकर रोने लगी। जलकुंभी की आवाज़ सुनकर एक ऋषि कन्या उस ओर आई और उसे जलकुंभी के समीप आकर पूछा, जी मेरी सखियां मुझसे बिछड़ गई हैं, मुझे उनके समीप जाने का मार्ग भी नहीं मिल रहा है। जलकुंभी बोली, आप व्यथित ना हो देवी, मैं आपकी सहायता करूंगी। ऋषि कन्या बोली, देवी आप क्यों रोती हैं? जी क्या मैं आपका परिचय ज्ञात कर सकती हूँ? जलकुंभी ने पूछा। जी अवश्य, मैं अरण्य ऋषि की पुत्री शाकंभरी हूँ। इसी वन में समीप में ही मेरा निवास स्थान है। आप वहाँ मेरे संग प्रस्थान कीजिए, क्योंकि सूर्य अस्त भी होने वाला है और वन में वन्य जीवों का खतरा बढ़ जाता है। आप मेरी कुटिया में सुरक्षित रहेंगी। शाकंभरी बोली, आपका अत्यधिक धन्यवाद देवी। जलकुंभी बोली, सर्वप्रथम तो आप मुझे देवी ना कहें, मैं तो आपकी सखी हूँ। आप मुझे मेरे नाम से ही पुकारें। एवं इसमें धन्यवाद कैसा, आप तो मेरी अतिथि हैं। शाकंभरी बोली,
और ऐसे ही वार्तालाप करते करते दोनों निवास स्थान पर और चल पड़ी। जब जलकुंभी बोली, आपने मेरी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद सखी। आप आभार प्रकट करेंगी तो मैं आपसे क्रोधित हो जाऊंगी। शाकंभरी बोली, अच्छा ठीक है, अब ना कहूँगी। जलकुंभी बोली, वैसे आपकी वेशभूषा और आभूषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप कहीं की राजकुमारी हैं। शाकंभरी बोली, जी, मेरे पिता महाराज का नाम मोर मुकुट सिंह है और मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। जलकुंभी बोली, वैसे राजा मोर मुकुट सिंह के विषय में अत्यधिक सुन रखा है, लेकिन आपका स्वभाव तो उनके विपरीत है। शाकंभरी बोली, जी, मुझे भी अपने पिता महाराज का वो रूप बिल्कुल भी नहीं भाता। मैं इस बात के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। जलकुंभी बोली, आप क्षमा क्यों मांगती हैं सखी? इसमें आपका कहाँ दोष है? आप तो मुझे संस्कारों वाली प्रतीत होती हैं। शाकंभरी बोली, ये संस्कार तो मुझे मेरी माताश्री से मिले हैं। जलकुंभी बोली, सच? तो तब तो आपकी माताश्री अत्यधिक ज्ञानी है। शाकंभरी बोली, सबकी माताएं ज्ञानी होती हैं। जलकुंभी बोली, किंतु मेरी तो माता ही नहीं है। शाकंभरी बोली, मुझे अत्यधिक दुख हुआ ये जानकर। जलकुंभी बोली, एवं इसी वार्तालाप के बीच शाकंभरी का निवास स्थान भी आ पहुंचा। शाकंभरी जलकुंभी की कुटिया के भीतर ले गई और अपने पिताश्री से मिलवाते हुए बोली, सखी, ये मेरे पिताश्री अरण्य ऋषि और पिताश्री ये मेरी सखी जलकुंभी, महाराज मोर मुकुट सिंह जी की पुत्री। शाकंभरी बोली। जलकुंभी ने शीघ्रता से अरण्य ऋषि के चरण स्पर्श किए तो ऋषि देव ने उसे आशीर्वाद दिया, सदैव प्रसन्न हो पुत्री। इसके उपरांत बोले, पुत्री शाकंभरी, अपनी सखी को सत्कार करो, वे रात्रि में यहीं विश्राम करेंगी तो उनके लिए उचित व्यवस्था करो। जी पिताश्री, शीघ्र ही व्यवस्था करती हूँ। शाकंभरी बोली। इसके पश्चात शाकंभरी ने जलकुंभी के हाथ पैर धुलवाकर उसे अपने स्वच्छ वस्त्र पहनने के लिए दे दिए और बोली, सखी, तुम यहीं भोजनालय में बैठो, तब तक कुटिया के पीछे से सूखी लकड़ियां लेकर आती हूँ। और इतना कहकर शाकंभरी चली गई। तब तक जलकुंभी के पीछे से कोई आया। जलकुंभी के वस्त्र देखकर उसने समझा शाकंभरी है और उसके केसों को जोर से झटक दिया। जलकुंभी के केसों में पीड़ा हुई और वो चीख पड़ी एवं शीघ्रता से पलटकर देखा तो वहाँ एक नवयुवक खड़ा था। उस नवयुवक ने जैसे ही जलकुंभी को देखा तो देखता ही रह गया। इतने में शाकंभरी बाहर से सूखी लकड़ियां लेकर भीतर आई और बोली, भ्राता, आप आ गए। ये देखिए, मेरी सखी जलकुंभी आज रात्रि में यह हमारी कुटिया में ही विश्राम करेगी। सखी, ये मेरे अग्रज पुष्पराज जी अत्यधिक प्रसन्न हुई आपसे मिलकर। जलकुंभी बोली, जी, मुझे भी। पुष्पराज बोला। तब पुष्पराज ने शाकंभरी से कहा, शाकंभरी, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी जलकुंभी नाम की कोई सखी भी है। भ्राता, मैं भी आज ही इनसे मिली हूँ। ये मार्ग भूल गई थी, इसलिए मैं इन्हें अपने संग यहाँ ले आई। शाकंभरी बोली, ये तुमने अत्यधिक सुंदर कार्य किया मेरी प्रिय बहन। पुष्पराज बोला। और उस रात जलकुंभी अरण्य ऋषि की कुटिया में ठहरी। शाकंभरी रात्रि के भोजन की व्यवस्था करने लगी। उसने कुटिया के कोने में बने मिट्टी के चूल्हे में भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। भोजन पक जाने के उपरांत उसने सभी के लिए पत्तल में भोजन परोसा तो जलकुंभी बोली, सखी, मैं तुम्हारे संग ही भोजन करूंगी, जैसी तुम्हारी इच्छा। सखी, शाकंभरी बोली। जलकुंभी के कहने पर शाकंभरी ने अपने पिताश्री और भ्राता पुष्पराज को भोजन परोसा। उनके भोजन कर लेने के उपरांत दोनों सखियों ने भी भोजन कर लिया एवं विश्राम करने हेतु अपने अपने बिछौने पर लेट गईं। परंतु इधर पुष्पराज की निंद्रा को जलकुंभी के रूप एवं यौवन ने उड़ा दिया था। वो जलकुंभी पर मोहित हो चुका था, इसलिए उससे उसकी निंद्रा कोसों दूर थी। परंतु कुछ समय पश्चात पुष्पराज भी सो गया। उसे जलकुंभी के सुंदर स्वप्न ने जो आ घेरा था। अर्धरात्रि बीतने को थी। सभी अब तक गहरी निंद्रा में लीन थे। तभी एकाएक वन में कुछ भयानक सा स्वर सुनाई दिया। सभी उन स्वरों को सुनकर जाग उठे। तब अरण्य ऋषि ने पुष्पराज से कहा, पुत्र पुष्पराज, तनिक बाहर जाकर देखो क्या बात है। जी पिताश्री,
पुष्पराज बोला। और फिर पुष्पराज कुटिया के बाहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ सैनिक अपने अश्वों पर सवार थे और उनके हाथों में अग्नि सलाखाएं मसाले थीं एवं वे किसी की खोज कर रहे थे। संग में एक नवयुवक था जो उन्हें आदेश दे रहा था। तभी उस नवयुवक की दृष्टि पुष्पराज पर पड़ी तो उसे नवयुवक ने पुष्पराज से कहा, इधर आओ। पुष्पराज को उसका ऐसा व्यवहार पसंद न आया तो वो बोल पड़ा, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको वार्तालाप करने का आचरण ज्ञात नहीं है। पुष्पराज की बात सुनकर वो नवयुवक क्रोधित हो बैठा और उसने पुष्पराज से कहा, तुम्हें ज्ञात है कि मैं कौन हूँ? आप जो भी हों, किंतु आपको आपके बड़ों ने उचित व्यवहार करना नहीं सिखाया। पुष्पराज बोला, तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझसे ऐसा व्यवहार करते हो? नवयुवक पुनः क्रोधित होकर बोला। तभी नवयुवक के संग उनके सेनापति जी बोले, राजकुमार धूमकेतु, आप इनसे राजकुमारी जलकुंभी के विषय में पूछिए। इनसे निरर्थक वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। सेनापति, आपने देखा ना कि इसने मुझसे कैसी अशिष्टता की? राजकुमार धूमकेतु बोला। राजकुमार धूमकेतु, आप रहने दीजिए, मैं ही इनसे पूछता हूँ। और इसके उपरांत सेनापति जी ने पुष्पराज से पूछा, आपने इस वन में किसी नवयुवती को देखा है? उसका नाम जलकुंभी है। वे इस राज्य के राजा मोर मुकुट सिंह की पुत्री हैं। ये उनके अग्रज राजकुमार धूमकेतु हैं। अच्छा, ये आपने पहले क्यों नहीं पूछा? पुष्पराज बोला। तो क्या आपने राजकुमारी को देखा है? सेनापति पुनः बोले। उन्हें तो मेरी बहन शाकंभरी ने अपने संग वन से ले आई थी। कदाचित वे मार्ग से जो भटक गई थीं। इसी समय वे हमारी कुटिया में विश्राम कर रही हैं। पुष्पराज बोला, अत्यधिक कृपा आपकी, जो आपने उनके विषय में हमें बताया। हम सब अत्यधिक भयभीत थे कि किसी वन्य जीव ने उन पर आक्रमण ना कर दिया हो। सेनापति जी बोले, तो क्या आप उन्हें इस समय अपने संग ले जाएंगे? पुष्पराज ने पूछा। तब सेनापति जी ने बोले, यदि वे इस समय विश्राम कर रही हैं तो करने दीजिए। अब हम सब चिंता मुक्त हो गए। प्रातः हम उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। आपका पुनः अत्यधिक धन्यवाद कि आपके कारण हमारी राजकुमारी सुरक्षित है। सेनापति जी बोले, धन्यवाद किस बात का महाशय, ये तो मेरा कर्तव्य था। धन्य भाग्य मेरे एवं मेरे परिवार के, जो इस राज्य की राजकुमारी हमारी अतिथि बनकर हमारी कुटिया में पधारी। पुष्पराज बोला, तो हम सब जाते हैं। प्रयास रहेगा कि राजकुमारी को प्रातः यहाँ से लिवा ले जाएं। सेनापति जी बोले, आप सब भी हमारे यहाँ विश्राम कर सकते हैं, यदि आप सबको कोई खेद ना हो। पुष्पराज बोला, जी नहीं, हम सब जाएंगे। ये शुभ समाचार महाराज को भी तो देना है। सेनापति जी बोले, जी, तो मैं ना रोकूंगा। पुष्पराज बोला। इसके पश्चात सभी राजा, सैनिक, राजकुमार धूमकेतु एवं सेनापति ने राजमहल की ओर प्रस्थान किया एवं पुष्पराज ने भी भीतर जाकर अपने पिता से सारी घटना का विवरण कह सुनाया। घटना सुनने के पश्चात सभी विश्राम करने हेतु पुनः अपने अपने बिछौने पर लेट गए। प्रातःकाल सर्वप्रथम शाकंभरी जागी और उसने जलकुंभी को सोने दिया। उसने सारी कुटिया की सफाई करने के उपरांत स्नान किया और पूजा पाठ में मग्न हो गई। इसके पश्चात ऋषि अरण्य एवं पुष्पराज भी जाग उठे। शाकंभरी ने पूजा करने के पश्चात गाय माता की गौशाला स्वच्छ की, उन्हें चारा डाला, दूध दुहाकर वाटिया के भीतर आई। तब तक सूर्य की किरणें की लालिमा चारों ओर फैल चुकी थी। रसोई से जब वो चूल्हा बालकर भोजन चढ़ाने लगी, तभी राजकुमारी जलकुंभी जागी। शाकंभरी को देखकर बोली, ऐसा प्रतीत होता है कि सखी आप स्नान कर चुकी हैं। हाँ सखी, अब आप भी स्नान कर लीजिए। भ्राता कह रहे थे कि आपकी लेने आपके राज्य के सैनिक आने वाले हैं। शाकंभरी बोली, सर की मन नहीं है राज्य में वापस जाने का। यहाँ का वातावरण मुझे भा गया है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मुक्त हूँ। ये साधारण से वस्त्र आभूषण रहित श्रृंगार मुझे अत्यधिक प्रिय लगने लगा है। जलकुंभी बोली, परंतु सखी, वो राजमहल ही आपका गृह है। शाकंभरी बोली, ठीक है, तो अभी मैं जाती हूँ, परंतु यहाँ सदैव तुमसे मिलने आती रहूंगी। जलकुंभी बोली, मुझे भी आपसे यही आशा थी। तो आप शीघ्र ही स्नान कर लें एवं भोजन करके राजमहल जाने को तत्पर हो जाएं,
वे सब आते ही होंगे। शाकंभरी बोली। इसके पश्चात शाकंभरी ने जलकुंभी को भारी मन से विदा किया। उस दिन जलकुंभी तो अपने राज्य वापस चली गई, किंतु पुष्पराज का हृदय भी संग ले गई। अब पुष्पराज राजकुमारी जलकुंभी के सपनों में ही खोया रहता। अब राजकुमारी जब कभी शाकंभरी से मिलने आती तो पुष्पराज उसे अपने हृदय की बात करने का साहस भी नहीं कर पाता। ऐसे ही कई महीने बीते। अब राजकुमारी जलकुंभी एक दिन शाकंभरी से मिलने आई तो वो अत्यधिक दुखी थी। उसकी व्यथित मन को देखकर शाकंभरी ने उससे पूछा, सखी क्या बात है, आपके मुख की कांति कहाँ विलीन हो गई? पहले आप आती थी तो आपका मन अत्यधिक प्रसन्न रहता था, अब आपकी प्रसन्नता पर ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया है जो आपका मुख अमावस के चांद के समान प्रतीत होता है? सखी क्या कहूँ, चित्त अत्यंत विचलित है। जलकुंभी बोली। ये तो प्रसन्न होने वाली बात है। शाकंभरी बोली। किंतु क्यों सखी? शाकंभरी ने पूछा। वो इसलिए कि मेरा विवाह होने वाला है। जलकुंभी बोली। किंतु मुझे वर पसंद नहीं। जलकुंभी बोली। क्यों, क्या वो कोई राजकुमार नहीं है? शाकंभरी बोली। वो तो राजकुमार ही है। जलकुंभी बोली। आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? शाकंभरी ने पूछा। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। जलकुंभी बोली। किंतु कौन है वो? क्या वो भी आपसे प्रेम करता है? शाकंभरी ने पूछा। यही तो ज्ञात नहीं है। जलकुंभी बोली। ये तो बड़ी विचित्र बात कही आपने कि आप जिससे प्रेम करती हैं ये उसे ज्ञात ही नहीं है कि आप उसकी प्रेमिका हैं। शाकंभरी बोली। हाँ सखी, मेरी दुविधा का समाधान तुम ही कर सकती हो। जलकुंभी बोली। वो कैसे भला? शाकंभरी बोली। उससे पूछो कि क्या उसे भी मुझसे प्रेम है। जलकुंभी बोली। मैं कैसे भला किसी अपरिचित से पूछ सकती हूँ? ये बात शाकंभरी बोली। तुम ही पूछ सकती हो सखी। जलकुंभी बोली। क्यों, क्या मैं कोई विलक्षणी हूँ? शाकंभरी बोली। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे भ्राता हैं जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। जलकुंभी बोली। सच? कहीं मैं ये स्वप्न तो नहीं देख रही? शाकंभरी बोली। नहीं, यह स्वप्न नहीं है, ये सत्य है। जलकुंभी बोली। तभी पुष्पराज भीतर आकर शाकंभरी से बोला। शाकंभरी, तुम्हारी सखी ने अत्यधिक समय लगा दिया अपने हृदय की बात कहने में। ये सुनकर जलकुंभी की पलकें लज्जा से झुक गईं। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और आगे अब कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरी कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।